अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स। लास्ट टाइम हम डिस्कस कर रहे थे थर्मोडायनामिक्स को, और थर्मोडायनामिक्स में हम ये देख रहे थे कि कौन से रिएक्शंस ऐसे होते हैं जो स्पॉन्टेनियस होते हैं और कौन से नॉन स्पॉन्टेनियस होते हैं। हमने देखा कि इंथैल्पी को क्राइटेरिया बना लें अगर, या एंट्रोपी को, और उसके अलावा फिर लास्ट में हमने देखा कि गिब्स फ्री एनर्जी एक ऐसा फैक्टर है, एक ऐसा क्राइटेरिया है जिसकी बेस पर हम कह सकते हैं कि कौन सा रिएक्शन स्पॉन्टेनियस है और कौन सा रिएक्शन नॉन स्पॉन्टेनियस है। तो आज हम बात करेंगे गिब्स फ्री एनर्जी और उसके अलावा हेल्महोल्ट्ज फ्री एनर्जी के बारे में। गिब्स फ्री एनर्जी और हेल्महोल्ट्ज फ्री एनर्जी के बारे में डिस्कशन करने से पहले हम सबसे पहले ये देख लेते हैं कि फ्री एनर्जी क्या होती है। ये दोनों जो टाइप्स हैं, हेल्महोल्ट्ज फ्री एनर्जी और गिब्स फ्री एनर्जी, ये बेसिकली फ्री एनर्जी की ही टाइप्स हैं। तो सबसे पहले हमें ये पता लगाना है कि एक्चुअली में फ्री एनर्जी क्या होती है, फिर हम इसके बाद देखेंगे कि हेल्महोल्ट्ज फ्री एनर्जी और गिब्स फ्री एनर्जी का कॉन्सेप्ट क्या है। आइए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले अगर बात की जाए फ्री एनर्जी की, तो फ्री एनर्जी हमारे पास सिस्टम की वो एनर्जी होती है जो कि इसके पास मौजूद होती है, और उस एनर्जी को यूज करते हुए वो सिस्टम कोई ना कोई यूजफुल वर्क कर सकता है। तो फ्री एनर्जी को हम किस तरह से डिफाइन कर सकते हैं कि इट इज द इंटरनल एनर्जी दैट इज अवेलेबल टू द सिस्टम टू परफॉर्म यूजफुल वर्क। फ्री एनर्जी हमारे पास सिस्टम की वो एनर्जी होती है जो कि किसी भी सिस्टम के यूजफुल वर्क को करवाने के लिए जरूरी होती है। ठीक है, तो अब अगर हम बात करें टोटल अमाउंट ऑफ हीट ऑफ द सिस्टम की, तो उसको हम डिनोट करते हैं क्यू से। एक सिस्टम है, उसके पास टोटल जो अमाउंट है हीट की वो क्यू है, और उस क्यू में से जो जाहिर सी बात है वो जितनी भी हीट है वो सारी की सारी वर्क पे कन्वर्ट नहीं होगी। उस हीट का कुछ पार्ट वर्क में कन्वर्ट होगा और कुछ पार्ट जो है वो बगैर किसी काम किए वो डिसिपेट हो जाएगा हमारे सिस्टम से। मतलब कि वो हमारे पास दूसरी सेंस में हम कह सकते हैं कि अनअवेलेबल एनर्जी होगी जो कि सिस्टम से या सिस्टम के किसी काम नहीं आएगी। तो जो एनर्जी सिस्टम के काम आएगी वो हमारे पास होती है फ्री एनर्जी। अब फ्री एनर्जी को हमने कैलकुलेट किस तरह से करना है, देखें टोटल एनर्जी सिस्टम की क्यू है, और अगर इसमें से हम निकाल दें अनअवेलेबल एनर्जी तो हमारे पास जो बच जाने वाली एनर्जी है वो फ्री एनर्जी होगी। जैसे कि यहाँ देखें क्यू टोटल एनर्जी, टी एस, टी क्या है टेम्परेचर, एस हमारे पास है इंट्रोपी। तो ये दोनों मिलाकर इनके प्रोडक्ट को ले, टेम्परेचर और इंट्रोपी के प्रोडक्ट को ले, तो हमारे पास जो एनर्जी की वैल्यू आती है वो अनअवेलेबल एनर्जी होती है। ठीक है, तो टोटल एनर्जी में से हमने अगर अनअवेलेबल एनर्जी को माइनस कर दिया है तो बाकी बची हुई एनर्जी हमारे पास क्या होगी, फ्री एनर्जी होगी। तो हमने ये देखा कि फ्री एनर्जी किसी भी सिस्टम की वो एनर्जी होती है जो कि उसको काम करवाने के लिए, किसी भी यूजफुल वर्क के लिए हम उसको यूज कर सकते हैं। ठीक है, और वो सारी की सारी जितनी भी एनर्जी सिस्टम के पास है वो सारी की सारी फ्री एनर्जी नहीं होगी। उसमें से कुछ पार्ट ऐसा होगा जो कि अनअवेलेबल होगा, जिससे हम कोई भी यूजफुल वर्क नहीं करवा सकते। तो फिर उसको हमने जो है वो टी एस मतलब टेम्परेचर और इंट्रोपी के प्रोडक्ट के बराबर रखा, और क्योंकि ये एनर्जी जो है वो इनके प्रोडक्ट के बराबर होती है। इसके बाद फिर हमने कहा कि अगर हमने फ्री एनर्जी की वैल्यू फाइंड करनी हो तो किस तरह से फाइंड कर सकते हैं, हम टोटल एनर्जी माइनस करेंगे प्रोडक्ट ऑफ टी एस में से, तो जो बच जाने वाली एनर्जी होगी वो किसके बराबर आएगी, वो हमारे पास फ्री एनर्जी के बराबर आ जाएगी। अब हम बढ़ते हैं हेल्महोल्ट्ज फ्री एनर्जी और गिब्स फ्री एनर्जी के कॉन्सेप्ट की तरफ कि ये दोनों एनर्जीज क्या होती हैं। तो जैसे कि मैंने आपको पहले ही बताया था, हेल्महोल्ट्ज फ्री एनर्जी और गिब्स फ्री एनर्जी ये दोनों फ्री एनर्जी की ही टाइप्स हैं। अब देख लेते हैं कि हम फ्री एनर्जी को हेल्महोल्ट्ज फ्री एनर्जी कब कहते हैं, और हम जो फ्री एनर्जी है उसको गिब्स फ्री एनर्जी कब कहते हैं। तो अगर हम बात करें एट कांस्टेंट वॉल्यूम, सिस्टम का जो वॉल्यूम है अगर हम उसकी वैल्यू कांस्टेंट ले रहे हैं तो इसका मतलब है उस सूरत में सिस्टम के पास जो भी एनर्जी होगी टू परफॉर्म यूजफुल वर्क उसको हम कहेंगे वो हमारे पास हेल्महोल्ट्ज फ्री एनर्जी है। ठीक है, और अगर हम फ्री एनर्जी ले रहे हैं एट कांस्टेंट प्रेशर तो फिर जो एनर्जी सिस्टम के पास होगी टू परफॉर्म यूजफुल वर्क उसको हम कहेंगे कि वो गिब्स फ्री एनर्जी है। तो हमने यहाँ पे ये डिसाइड किया कि फ्री एनर्जी क्या होती है। उसके बाद हमने ये देखा कि फ्री एनर्जी जो है उसको हम किस तरह से दो पार्ट्स में डिवाइड कर सकते हैं, दो टाइप्स में डिवाइड कर सकते हैं। एक एनर्जी की टाइप आ जाती है हेल्महोल्ट्ज फ्री एनर्जी और दूसरी आ जाती है गिब्स फ्री एनर्जी। हेल्महोल्ट्ज फ्री एनर्जी कब होगी, जब हमारे सिस्टम में जो वॉल्यूम है उसको कांस्टेंट कंसीडर किया जाएगा, और
गिब्स फ्री एनर्जी कब कहलाएगी? जब हमारे सिस्टम में प्रेशर को कांस्टेंट लिया जाएगा तो हमारी जो फ्री एनर्जी है उसको हम गिब्स फ्री एनर्जी का नाम देंगे। तो हमने देखा कि फ्री एनर्जी क्या होती है, हेल्महोल्ट्ज फ्री एनर्जी क्या होती है और उसके अलावा गिब्स फ्री एनर्जी क्या होती है। अब हम देख लेते हैं कि गिब्स फ्री एनर्जी और हेल्महोल्ट्ज फ्री एनर्जी की डेरिवेशन क्या है। तो स्टूडेंट्स, अभी तक हमने बात की कि गिब्स फ्री एनर्जी और हेल्महोल्ट्ज फ्री एनर्जी क्या होती है या फ्री एनर्जी क्या होती है, ठीक है। तो अब हम डिस्कस कर लेते हैं कि हेल्महोल्ट्ज फ्री एनर्जी और गिब्स फ्री एनर्जी की डेरिवेशन क्या है। तो आइए स्टार्ट करते हैं हेल्महोल्ट्ज फ्री एनर्जी से। हेल्महोल्ट्ज फ्री एनर्जी जैसे कि अभी हमने बात की, एट कांस्टेंट टेम्परेचर एंड वॉल्यूम, जब भी सिस्टम के पास कोई भी फ्री एनर्जी होगी तो उस सूरत में हम उसे कहेंगे कि सिस्टम की एनर्जी हेल्महोल्ट्ज फ्री एनर्जी है, ठीक है। हेल्महोल्ट्ज फ्री एनर्जी का अगर हम फॉर्मूला देखें तो हेल्महोल्ट्ज फ्री एनर्जी को हम ए से डिनोट करते हैं और उसके अलावा इसका फॉर्मूला क्या है, A इज इक्वल टू ई माइनस टी एस। ई हमारे पास एनर्जी है सिस्टम की, टी टेम्परेचर और एस एंट्रोपी ऑफ द सिस्टम होती है, ठीक है। अगर हम बात करें हेल्महोल्ट्ज फ्री एनर्जी की तो ये ऐसी एनर्जी है जो कि एक स्टेट फंक्शन है। स्टेट फंक्शन हमें पता है क्या होता है, जो कि पाथ पे डिपेंड नहीं करता, कोई भी पाथ फॉलो किया जाए हमें फर्क पड़ता है कि हेल्महोल्ट्ज फ्री एनर्जी की इनिशियल वैल्यू क्या थी और फाइनल वैल्यू क्या है। हमें इससे फर्क नहीं पड़ता कि पाथ कौन सा फॉलो हुआ है हेल्महोल्ट्ज फ्री एनर्जी के चेंज होने में, ठीक है। तो जो हेल्महोल्ट्ज फ्री एनर्जी है वो एक ऐसी एनर्जी है जो कि स्टेट फंक्शन है। तो इसका मतलब है स्टेट फंक्शन में हम हमेशा चेंज फाइंड करते हैं, हम सिंपल इस इक्वेशन को यूज नहीं कर सकते। फिर क्या करेंगे हम, सपोज करें कोई सिस्टम था, उसकी इनिशियल हेल्महोल्ट्ज फ्री एनर्जी थी A1 और उसकी फाइनल हेल्महोल्ट्ज फ्री एनर्जी कितनी थी, A2। जब मैंने सब्ट्रैक्ट किया इक्वेशन 2 में से इक्वेशन 1 को तो नई इक्वेशन सामने आती है। किस तरह से हमने सब्ट्रैक्ट करना है, हमने इस A2 में से A1 को माइनस करना है, इस इक्वेशन की E2 में से E1 को माइनस करना है और इस सेकेंड वाली इक्वेशन की ये वाली जो टर्म है TS2 माइनस, इसमें से हमने माइनस करना है TS1 को। तो इस सूरत में हमारे पास इक्वेशन क्या आएगी, A2 माइनस A1, E2 माइनस E2, उसके अलावा माइनस TS2 माइनस TS1। ये हमारे पास जो है वो हमने इक्वेशन 1 को सब्ट्रैक्ट कर दिया इक्वेशन 2 में से। इसके बाद क्या करेंगे, हमें पता है A2 माइनस A1 ये हमारे पास चेंज के बराबर है, तो हम A2 माइनस A1 की जगह लिख देंगे डेल्टा A। ये डेल्टा हमारे पास चेंज को शो करता है। इसी तरह अगर हम बात करें E2 माइनस E1 की तो इसको भी हम डेल्टा E लिख सकते हैं और इसी तरह माइनस साइन ये एज इट इज आ जाएगा और उसके अलावा TS2 माइनस TS1 ये हमारे पास इक्वेशन बन जाएगी T डेल्टा S। अब यहाँ पर आप ये कहेंगे कि टेम्परेचर के साथ हमने डेल्टा का साइन क्यों नहीं लगाया। तो टेम्परेचर के साथ हमने डेल्टा का साइन इसलिए नहीं लगाया क्योंकि टेम्परेचर हम यहाँ पर कांस्टेंट ले रहे हैं, आइसोथर्मल कंडीशन पर ये हम रिएक्शन करवा रहे हैं। जैसे कि मैंने आपको शुरू में बताया था कि एट कांस्टेंट टेम्परेचर पर जो एनर्जी होगी सिस्टम की वो हेल्महोल्ट्ज फ्री एनर्जी होगी और एट कांस्टेंट वॉल्यूम। तो टेम्परेचर के साथ हम चेंज नहीं लगा सकते क्योंकि थ्रू द एक्सपेरिमेंट आपका टेम्परेचर जो है सिस्टम का वो कांस्टेंट रहेगा। चेंज किस में आएगा, सिस्टम की एंट्रोपी में चेंज आएगा। इसका मतलब है कि हम डेल्टा का साइन जो है वो सिर्फ एंट्रोपी के साथ लगाएंगे। तो ये हमारे पास इक्वेशन 3 बन गई है और ये मैथमेटिकल फॉर्म है किसकी, हेल्महोल्ट्ज फ्री एनर्जी की, ठीक है। इसके बाद नेक्स्ट डेरिवेशन देख लेते हैं। तो हमें पता है एंट्रोपी, चेंज इन एंट्रोपी क्या होती है, Q रिवर्सिबल, मतलब ये हमारे पास Q क्या है, इंटरनल एनर्जी ऑफ द सिस्टम, और उसके अलावा डिवाइडेड बाय T। तो ये हमारे पास सिंपल सा एक फॉर्मूला है किसका, एंट्रोपी का, चेंज इन एंट्रोपी का हमारे पास फॉर्मूला है, ठीक है। इसी तरह अगर हम बात करें फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स की तो फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स जो है वो हमारे पास उसकी इक्वेशन क्या आ जाती है, डेल्टा इज इक्वल टू Q रिवर्सिबल माइनस W मैक्स, ठीक है। ये हमारे पास मैक्सिमम वर्क होता है जो कि कोई सिस्टम परफॉर्म कर सकता है। तो ये हमारे पास फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स का फॉर्मूला है जो आप पहले पढ़ चुके हैं और ये हमारे पास एंट्रोपी का फॉर्मूला है जो कि आपने पहले ही डिस्कस किया हुआ है। अब हम बात कर लेते हैं नेक्स्ट डेरिवेशन की। तो अगर हम इक्वेशन 4, कौन सी इक्वेशन 4, ये वाली इक्वेशन 4 है और उसके अलावा इक्वेशन 5 ये वाली इक्वेशन, इन दोनों इक्वेशंस को अगर हम पुट करें किस वाली इक्वेशन में, इक्वेशन 3 में। इक्वेशन 3 में हमने किस किस की वैल्यू लगानी है, एक तो हमने डेल्टा E की वैल्यू लगानी है जो कि हम कहाँ से लेंगे, फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स से लेंगे और उसके अलावा डेल्टा S की वैल्यू हमने यहाँ पुट करनी है जो कि हमें कहाँ से मिलेगी,
इंट्रोपी के फॉर्मूले से मिलेगी। तो जब हमने वैल्यू पुट की डेल्टा एस की और डेल्टा ई की किस इक्वेशन में, इक्वेशन 3 में, तो हमारे पास एक नई इक्वेशन बनती है। वो कौन सी आ जाती है, देखिए यहाँ पर डेल्टा ए ये एज इट इज आ गया। उसके अलावा ये जो हमने इक्वेशन लिखी किसकी, डेल्टा ई की जगह हमने क्या पुट करना है, ये चीज पुट करनी है। तो यहाँ पर जब आप डेल्टा ई की जगह ये वाली चीज पुट करेंगे तो आपके पास क्या इक्वेशन बनेगी, क्यू रिवर्सिबल माइनस डब्ल्यू मैक्स, और उसके बाद इस इक्वेशन में क्या आ रहा है, माइनस आ रहा है, तो यहाँ पर माइनस लगा दिया। टी टेम्परेचर एज इट इज आ जाएगा। उसके अलावा डेल्टा एस की वैल्यू हमने पुट करनी थी, यहाँ पर वो कहाँ से लेनी थी, ये इंट्रोपी के फॉर्मूले से लेनी थी। तो इसको हमने जब पुट किया तो हमारे पास इक्वेशन है क्यू रिवर्सिबल ओवर टी, ये हमारे पास एक नई इक्वेशन आ गई है। अब इस इक्वेशन में हम देखें कि किस चीज को कैंसिल कर सकते हैं। यहाँ पर ये टेम्परेचर इस टेम्परेचर से कैंसिल हो सकता है। इसके बाद इस इक्वेशन को हम लिख लेते हैं कि जो हमारे पास जो है वो पीछे बच जाता है, डेल्टा ए इज इक्वल टू क्यू रिवर्सिबल माइनस डब्ल्यू मैक्स माइनस ये जो आपका क्यू रिवर्सिबल है, इसको हम यहाँ लिख सकते हैं। देखिए अभी भी यहाँ कुछ कैंसिल हो सकता है, बिल्कुल हो सकता है। यहाँ पर हमारे पास क्यू रिवर्सिबल माइनस क्यू रिवर्सिबल इस प्लस क्यू रिवर्सिबल से कैंसिल हो सकता है, और हमारे पास बचता है डब्ल्यू मैक्स, यानी कि मैक्सिमम वर्क जो कोई सिस्टम परफॉर्म कर सकता है। और ये किसके बराबर है, चेंज इन हेल्महोल्ट्ज फ्री एनर्जी। अगर हम इन दोनों इस इक्वेशन में हम -1 से दोनों तरफ मल्टीप्लाई करें तो आपके पास इस तरफ -1 आ जाएगा, इस तरफ माइनस का साइन आ जाएगा, और इस तरफ जो है वो माइनस का साइन खत्म हो जाएगा। और ये हमारे पास इक्वेशन बनी है फाइनल, जो कि हमें क्या इन्फॉर्मेशन देती है। इस इक्वेशन से हम क्या इन्फॉर्मेशन ले सकते हैं, इस इक्वेशन से हम ये इन्फॉर्मेशन ले सकते हैं कि जैसे जैसे हेल्महोल्ट्ज फ्री एनर्जी की वैल्यू जो है वो कम होती है, वैसे वैसे जो वर्क है उसकी वैल्यू या उसकी जो आपके पास न्यूमेरिकल वैल्यू आती है वो इंक्रीज करती है, या जो आपके पास वर्क होता है वो इंक्रीज करता है। इसका क्या मतलब है कि हेल्महोल्ट्ज फ्री एनर्जी वो एनर्जी थी जो कि सिस्टम ने यूज करनी थी कोई भी वर्क करने के लिए। तो जैसे जैसे वो अपनी हेल्महोल्ट्ज फ्री एनर्जी को यूज करता जा रहा है, तो इसका मतलब है हेल्महोल्ट्ज फ्री एनर्जी कम होती जा रही है। और अगर हेल्महोल्ट्ज फ्री एनर्जी कम होती जा रही है तो इसका मतलब है कि वो जा कहाँ रही है, वो वाला यूजफुल वर्क करने में अपने आप को यूज हो रही है, जहां पर हम जो कि हमने शुरू में बात की थी कि फ्री एनर्जी हम यूजफुल वर्क करने के लिए यूज करते हैं। तो जैसे जैसे हेल्महोल्ट्ज फ्री एनर्जी कम होगी वैसे वैसे हमारे जो वर्क की क्वांटिटी है वो बढ़ती जाएगी, क्योंकि फ्री एनर्जी या हेल्महोल्ट्ज फ्री एनर्जी या गिब्स फ्री एनर्जी वही एनर्जी होती है जो कि कोई भी काम परफॉर्म करने के लिए मदद देती है। तो जैसे जैसे हमारे पास डिक्रीज आएगा हेल्महोल्ट्ज फ्री एनर्जी में, वैसे वैसे हमारे पास इंक्रीज आ जाएगा किसमें, वर्क डन में। तो ये हमारे पास हेल्महोल्ट्ज फ्री एनर्जी की डेरिवेशन थी। इसके बाद हम बात करेंगे गिब्स फ्री एनर्जी के बारे में। स्टूडेंट्स अब तक हमने बात की फ्री एनर्जी की और हेल्महोल्ट्ज फ्री एनर्जी की, अब हम बात करेंगे गिब्स फ्री एनर्जी की। तो गिब्स फ्री एनर्जी किसी भी सिस्टम की वो फ्री एनर्जी होती है जब वो सिस्टम का प्रेशर और टेम्परेचर कांस्टेंट रखा जाता है, ठीक है। तो एट कांस्टेंट प्रेशर जो भी फ्री एनर्जी होगी सिस्टम की उसको हम गिब्स फ्री एनर्जी का नाम देंगे, और इसी के बेस पर हम ये डिसाइड करते हैं कि हमारा जो रिएक्शन है वो स्पॉन्टेनियस है या नॉन स्पॉन्टेनियस है, ठीक है। तो अब हम बात कर लेते हैं गिब्स फ्री एनर्जी की मैथमेटिकल फॉर्म की। तो इसको गिब्स फ्री एनर्जी को हम डिनोट करते हैं जी से, और इसकी मैथमेटिकल इक्वेशन क्या है, जी इज इक्वल टू एच माइनस टी एस। अब हम ये देख लेते हैं कि गिब्स फ्री एनर्जी किस तरह का फंक्शन है। गिब्स फ्री एनर्जी हमारे पास एक स्टेट फंक्शन है जो कि डिपेंड नहीं करता कि कौन सा पाथ फॉलो किया गया है, बल्कि हमें सिर्फ जानना होता है कि गिब्स फ्री एनर्जी में चेंज क्या है, मतलब कि सिस्टम की रिएक्शन शुरू होने से पहले गिब्स फ्री एनर्जी क्या थी और रिएक्शन होने के बाद उसकी गिब्स फ्री एनर्जी क्या है। तो हमारे पास हमें इस बात से फर्क नहीं पड़ता कि उसने कौन सा पाथ फॉलो किया है चेंज होने में, ठीक है। तो हम कह सकते हैं कि ये जो गिब्स फ्री एनर्जी का फॉर्मूला है इसमें जो जी है इससे हमारा कोई लेना देना नहीं है। हमारा लेना देना किस चीज से है, चेंज इन गिब्स फ्री एनर्जी से। मतलब कि हम अगर इसको डेल्टा जी कर दे तो वो हमारे लिए ज्यादा यूजफुल रहेगा, यानी कि हमें जो है वो ज्यादा इंफॉर्मेशन प्रोवाइड कर सकता है। हमें ये नहीं फर्क पड़ता कि सिस्टम जब कोई रिएक्शन परफॉर्म कर रहा था उस रिएक्शन के परफॉर्म करने के दौरान उसकी गिब्स फ्री एनर्जी कितनी थी या उसने कौन सा पाथ फॉलो किया है चेंज होने में, ठीक है। तो अगर हम बात करें किसी भी सिस्टम की और उसकी जो इनिशियल गिब्स फ्री एनर्जी थी वो G1 थी और जो फाइनल गिब्स फ्री एनर्जी है वो G2 है। अब ये इक्वेशन 1 है और ये इक्वेशन 2 है। जब हम इक्वेशन 2 में से इक्वेशन 1 को सब्ट्रैक्ट कर देंगे तो उस सूरत में हमारे पास जो इक्वेशन बनेगी उसको हम किस तरह से लिख सकते हैं, देखिए
G2 में से G1 माइनस किया, हमने इसको लिख लिया G2 माइनस G1। इसी तरह इस इक्वेशन के यहाँ पर माइनस साइन, ठीक है। तो अगर हम इस इक्वेशन 2 की H2 को माइनस करें H1 में से, तो हम इसको यूं लिख सकते हैं। इसी तरह इसकी ये वाली टर्म इसमें से माइनस होगी, तो हम लिखेंगे TS2 माइनस TS1। ये हमारे पास जो है वो सब्ट्रैक्शन के बाद इक्वेशन है ये। अब अगर गौर किया जाए तो डेल्टा G2 माइनस G1 ये हमारे पास चेंज के बराबर होता है। तो मतलब कि गिब्स फ्री एनर्जी में चेंज कितना है, पहले कितनी थी और बाद में कितनी है। तो अगर हम इसको G2 माइनस G1 लिखने की बजाय हम इसको डेल्टा G की फॉर्म में लिख दें, तो ये हमारे लिए ज्यादा फायदेमंद है, ठीक है, हमें ज्यादा इन्फॉर्मेशन प्रोवाइड कर सकता है। इसी तरह ये H2 माइनस H1 ये भी हमारे पास क्या है, चेंज ही है, तो इसको भी हम डेल्टा G H की फॉर्म में लिख सकते हैं। इसी तरह यहाँ पर अगर हम बात करें TS2 माइनस TS1 की, तो ये भी हमारे पास चेंज के बराबर ही है, और इसको हम लिखेंगे माइनस T डेल्टा S। अब आप गौर करें कि हमने जो डेल्टा का साइन है वो टेम्परेचर के साथ नहीं लगाया। क्यों नहीं लगाया टेम्परेचर के साथ, हमने सिर्फ डेल्टा का साइन एंट्रोपी के साथ लगाया। तो अगर हम ये देखें कंडीशन, सबसे पहले हमने बात की थी कि एट कांस्टेंट टेम्परेचर भी हम जो एनर्जी कैलकुलेट करते हैं वो गिब्स फ्री एनर्जी होती है। तो ये पूरा का पूरा प्रोसेस जो हो रहा है वो आइसोथर्मल कंडीशंस में हो रहा है, मतलब कि टेम्परेचर पूरे के पूरे एक्सपेरिमेंट पे सेम है, कोई उसमें चेंज नहीं आ रहा। तो इसका मतलब है कि टेम्परेचर कांस्टेंट है, तो उसके साथ हम चेंज का साइन नहीं लगा सकते, डेल्टा चेंज को शो करता है। तो यहाँ पर सिर्फ और सिर्फ इंट्रोपी के साथ डेल्टा का साइन आएगा, टी के साथ टेम्परेचर के साथ डेल्टा का साइन नहीं आएगा। अच्छा, ये तो हमारे पास इक्वेशन हो गई सब्ट्रैक्शन के बाद, फाइनल इक्वेशन जो गिब्स फ्री एनर्जी की हमारे पास आ गई। इसके बाद नेक्स्ट इसकी डेरिवेशन अगर हम देखें तो ये फॉर्मूला हमने पहले से ही देखा हुआ है। ये किसका फॉर्मूला है, इंट्रोपी का फॉर्मूला है, जो क्या है डेल्टा S इज इक्वल टू क्यू रिवर्सिबल ओवर टी। इंट्रोपी भी हमारे पास जो है वो एक स्टेट फंक्शन ही है, तो इसका मतलब है कि हम इसके साथ भी डेल्टा का साइन ही लगाएंगे। तो ये हमारे पास इंट्रोपी का फॉर्मूला आ जाता है। इस फॉर्मूले में अगर ये जो टी है, नीचे जो टी डिवाइड हो रहा है, अगर हम इसको इस तरफ ले आए और इस डेल्टा S के साथ मल्टीप्लाई करवा दें, तो ये इक्वेशन जो ऊपर वाली इक्वेशन है ये आपके पास क्या बन जाएगी, टी डेल्टा S इज इक्वल टू क्यू रिवर्सिबल। ये हमारे पास जो है वो नई इक्वेशन बन गई, जिसको हमने इक्वेशन नंबर 4 का नाम दिया है। इसी तरह एक और इक्वेशन अगर हम देखें कि एट कांस्टेंट प्रेशर पर अगर हम सिस्टम की जो हीट सिस्टम को प्रोवाइड कर रहे होते हैं, या जो सिस्टम से हीट निकल रही होती है, उसको हम एट कांस्टेंट प्रेशर क्या लिखते हैं, इंथाल्पी कहते हैं, ठीक है। तो इंथाल्पी को हम डेल्टा H से शो करते हैं। एट कांस्टेंट प्रेशर जो भी हमारे पास सिस्टम की एनर्जी होगी उसको हम डेल्टा H से डिनोट करेंगे, और इसकी इक्वेशन हम किस तरह से लिख सकते हैं, डेल्टा H इज इक्वल टू डेल्टा E माइनस P डेल्टा V। ये हमारे पास जो है वो इक्वेशन है इंथाल्पी की। अब गौर करें, ये जो इक्वेशन हमने बनाई थी, इस इक्वेशन में हमारे पास दो टर्म्स थी, डेल्टा H और उसके अलावा T डेल्टा S। हमने जो नीचे दो इक्वेशन लिखी हैं, एक ये वाली इक्वेशन और एक ये वाली इक्वेशन, इन दोनों इक्वेशंस में हमें इस डेल्टा H की वैल्यू और T डेल्टा S दोनों की वैल्यू हमें मिल जाती है। तो इस इक्वेशन को हम लेंगे और इस इक्वेशन में हम पहले लगाएंगे डेल्टा H की वैल्यू। तो ये देखिए इक्वेशन ली, डेल्टा G इज इक्वल टू डेल्टा H की वैल्यू क्या थी, डेल्टा E माइनस P डेल्टा V, ये हमने पुट की डेल्टा H की जगह, और T डेल्टा S की जगह हमने इसकी इक्वेशन में लगा दिया Q रिवर्सिबल। तो यहाँ पर आ गया Q रिवर्सिबल। ये हमारे पास जो है वो हमने थोड़ी सी इक्वेशन को इस इक्वेशन को, इक्वेशन नंबर 4 को और इक्वेशन नंबर 5 को पुट किया है किसमें, इक्वेशन नंबर 3 में। पुट करने के बाद जो इक्वेशन आई है वो कौन सी है, डेल्टा G इज इक्वल टू डेल्टा E प्लस P डेल्टा V माइनस Q रिवर्सिबल। ये हमारे पास जो है एक नई इक्वेशन आ गई है। अब इस इक्वेशन को हमने थोड़ा सा रीअरेंज कर लेना है। किस तरह से करेंगे कि ये जो आपके पास Q रिवर्सिबल है इसको हम ब्रैकेट के अंदर ले आएंगे, और ये जो P डेल्टा V है इसको हम ब्रैकेट से बाहर ले जाएंगे। तो ये अपने माइनस साइन के साथ अंदर आ जाती है और ये अपने पॉजिटिव साइन के साथ बाहर चली जाती है। तो ये इक्वेशन इस इक्वेशन में कन्वर्ट हुई है, सिंपली हमने इसको रीअरेंज ही किया है। इसके बाद नेक्स्ट डेरिवेशन अगर हम बात करें तो फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स को हम किस तरह से लिख सकते हैं, ये हमारे पास है Q रिवर्सिबल इज इक्वल टू डेल्टा E प्लस W मैक्स। इसका क्या मतलब है
फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स कहता है कि जब भी हम किसी भी एनर्जी को, या एनर्जी हमारे पास कैन नाइदर बी क्रिएटेड एंड नॉट डिस्ट्रॉयड बट इट कैन कन्वर्ट फ्रॉम वन फॉर्म टू अनदर फॉर्म। तो यहाँ पर भी वो कह रहा है कि जो भी हम सिस्टम को एनर्जी प्रोवाइड करेंगे वो किसमें कन्वर्ट हो जाएगी, वो डिस्ट्रॉय नहीं होगी, बल्कि वो कुछ तो इंटरनल एनर्जी उस सिस्टम की इंक्रीज कर देगी और कुछ जो है वो वर्क डन करने के काम आएगी। तो जो भी हमने एनर्जी दी वो दो फॉर्म में चली गई, एक तो इंटरनल एनर्जी सिस्टम की इंक्रीज कर दी और दूसरा उसमें हमने वर्क डन जो है वो परफॉर्म करवा लिया। अब यहाँ पर अगर हम बात करें इस इक्वेशन की, तो इस इक्वेशन में हम थोड़ा सा इसको देख लेते हैं कि किस तरह से हमने इसको रीअरेंज किया है, या इससे हमने जो है नीचे वाली इक्वेशन को ड्राइव किया है। यहाँ देखें, ये जो डेल्टा ई है ये यहीं का यहीं रहा, इसको हमने कहीं इधर से उधर नहीं लेकर गए। ये जो क्यू रिवर्सिबल है इसको हम इस डेल्टा ई के साथ ले गए हैं। तो ये जो क्यू रिवर्सिबल है इसके साथ प्लस था साइन, जब ये इधर इसके साथ चला गया डेल्टा ई के साथ तो इसके साथ माइनस का साइन आ गया, ठीक है। उसके अलावा ये जो इस इक्वेशन में डब्ल्यू मैक्स है इसको हम उठाकर इस तरफ ले आए हैं तो इसके साथ माइनस का साइन आ गया, ठीक है। तो ये डब्ल्यू मैक्स के साथ माइनस का साइन है, और यहाँ पर ये जो है ये भी हम चूंकि उस तरफ से इक्वेशन के उठा के लाए हैं तो इसका मतलब है यहाँ पर ये जो है वो माइनस साइन के साथ आएगी। तो हमने इसी इक्वेशन को रीअरेंज करके डब्ल्यू मैक्स की वैल्यू निकाल ली है। अब हम इस इक्वेशन में क्या करेंगे, पुट इक्वेशन 7 इन 6। ये जो इक्वेशन 7 आई है इसको हमने पुट करना है 6 में। 6 वाली इक्वेशन में कहाँ पुट कर सकते हैं, हमने निकाली है डब्ल्यू मैक्स की वैल्यू, और हमने जो है वो ये वाली इक्वेशन की जगह हम डब्ल्यू मैक्स को लिख सकते हैं। तो डेल्टा जी लिखेंगे और इस पूरी टर्म की जगह हम लिखेंगे डब्ल्यू मैक्स, क्योंकि ये डेल्टा ई माइनस क्यू रिवर्सिबल ये बराबर होता है माइनस डब्ल्यू मैक्स के, ठीक है। तो इस इक्वेशन में हम जो है वो डब्ल्यू मैक्स लिख देंगे माइनस साइन के साथ, और उसके बाद ये हमारे पास पी डेल्टा वी भी है, इसको भी हम एज इट इज यहाँ लिख लेंगे। अब ये जो फाइनल इक्वेशन बनेगी वो किस तरह से बनेगी कि अगर मैं इस पूरी की पूरी टर्म को दोनों साइडों पे -1 के साथ मल्टीप्लाई करवा दूं तो यहाँ सबके साइन चेंज हो जाएंगे। इसके साथ क्या था, पॉजिटिव था, ये नेगेटिव हो गया, इसके साथ नेगेटिव था, ये पॉजिटिव हो गया, और इसके साथ पॉजिटिव था, ये नेगेटिव हो गया। तो ये हमारे पास फाइनल इक्वेशन आ जाती है किसकी, गिब्स फ्री एनर्जी की। और ये इक्वेशन हमें क्या बताती है कि जो गिब्स फ्री एनर्जी है वो कौन सी एनर्जी है और कौन से किस्म का काम करने के लिए हमारे काम आती है। यहाँ पर जो वर्क की बात हो रही है वो एक्सपेंशन वाला वर्क नहीं है, पी डेल्टा वी वाला वर्क नहीं है, वो किसी दूसरे टाइप का वर्क है, ठीक है। तो यहाँ पर जो इक्वेशन है, इस इक्वेशन से हम क्या जो है वो रिजल्ट निकाल सकते हैं कि जो डिक्रीज इन गिब्स फ्री एनर्जी आ रहा है वो वर्क डन करने के काम आ रहा है, और वो वर्क डन जो है वो वाला वर्क डन नहीं है जिसको हमने पी डेल्टा वी की फॉर्म में लिखा है, ठीक है। तो हमारे पास फ्री एनर्जी, जो गिब्स फ्री एनर्जी है वो भी कोई ना कोई काम करने के लिए यूज की जाती है, लेकिन वो वाला काम नहीं है जो कि हम एक्सपेंशन वर्क कहते हैं जिसे, ठीक है। तो ये हमारे पास जो है वो गिब्स फ्री एनर्जी की डेरिवेशन थी। अगर आपको कोई भी मसला है या कोई भी टर्म यहाँ पे समझ नहीं आई या कोई भी स्टेप समझ नहीं आया तो आप कमेंट में जरूर पूछ सकते हैं और मैं आपके कमेंट का जरूर जवाब दूंगी, ठीक है। थैंक यू।